हे पीपल, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ वरेशा फ़हीम। तो आज की इस क्लास में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर क्लास 12, और इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कि इंडिपेंडेंस से पहले के टाइम पर हमारी इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी। उसको स्टडी करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि करंट इकोनॉमी हमारी कैसे चलती है, उसकी क्या सिचुएशन है। तो उसके लिए पहले हमें ब्रिटिशर्स के टाइम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर कुछ एक्सप्लॉयटेशन हमारी कंट्री में हुआ करती थी। हमारी कंट्री को बेसिकली ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉयट ही किया है, तो हम उसको स्टडी करेंगे। सो विदाउट डिलेइंग द वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस चैप्टर में बस ये बताया गया है कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया था। इंडियन इकोनॉमी जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो फॉरेन ट्रेड में बहुत हाई था। यहाँ के हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, यहाँ की जो नेचुरल चीज़ें थी, लाइक कोल माइंस वगैरह, जो भी चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी वर्ल्ड वाइड। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने सिर्फ दो चीज़ों पे फोकस करा दिया इंडिया का। उन्होंने मतलब ब्रिटिशर्स ने पूरा रूल कर लिया पूरी हमारी कंट्री पे। हुआ कैसे ये कि ब्रिटिशर्स ने रॉ मटेरियल अपना कहाँ से लेना है, पूरा इंडिया से लेना है। इंडिया से रॉ मटेरियल आएगा, फिर वो अपनी फैक्ट्रीज में चीज़ें बनाएंगे, और जो प्रोडक्ट्स बन के आएगा वो इंडियंस खरीदेंगे। सो इंडिया का काम सिर्फ दो चीज़ें था, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना और उनके जो प्रोडक्ट्स बन के आएंगे इंग्लैंड वालों के, उनके प्रोडक्ट्स खरीदना। वो उनके अपने खुद के जो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स थे वो सेल होना बंद हो गए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगे हुआ करते थे। कि जो हाथ के बने काम होते हैं वो ज़्यादातर महंगे ही होते हैं, और जो फैक्ट्रीज में बनकर आते हैं वो लोकली बने हुए होते हैं, तो वो सस्ते रेट में बेचा करते थे इंडिया में। तो इंडिया के कॉमन लोग उस प्रोडक्ट्स को खरीदते थे। तो लॉस इंडियंस का होता था, ब्रिटिशर्स का फ़ायदा होता था। तो बेसिकली हमसे चीज़ें लेके हमें ही सेल करते थे। सो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने तीन चीज़ों पर अपना फोकस किया और उन पर अपना रूल किया। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड देन हमारा फॉरेन ट्रेड। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे उन्होंने अपना रूल कैसे किया? 85% पॉपुलेशन हमारी कंट्री की एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थी। एक ज़मींदारी सिस्टम लाया गया उस टाइम पे। उस सिस्टम में कुछ ज़मींदार बिठाए गए, जो कि जो लैंड होता था जिस पे फार्मिंग की जाती थी, उस लैंड से जो कमाई होती थी वो सारा पैसा रेंट के तौर पे लेते थे ज़मींदार, और ज़मींदार फिर वो पैसा ब्रिटिशर्स को देते थे। तो बेसिकली कोई पैसा फार्मर्स के पास बचता नहीं था, फार्मर्स के पास अपना लैंड नहीं होता था, जो होता था उस पर ज़मींदार बिठा दिए जाते थे। तो उस इस तरह से फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था, ब्रिटिशर्स की कमाई होती थी। अदर थिंग इज़ कि पहले फूड क्रॉप्स ग्रो की जाती थी। अब जब ब्रिटिशर्स के आने के बाद कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो होने लगी। कमर्शियल क्रॉप्स का मतलब है कि जो ड्रग्स वगैरह की क्रॉप्स होती हैं, जिनमें कमाई बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वो कॉमन पब्लिक के लिए यूज़फुल नहीं होती है। फूड क्रॉप हमारी बेसिक आटा, चावल, दाल वगैरह जो बेसिक नीड्स की क्रॉप्स होती हैं वो फूड क्रॉप्स कहलाती हैं। तो कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो होना ज़्यादा हो गई, जिससे हमारे फार्मर्स का फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि उन्हें खाने को नहीं मिलेगा, उनके पास फूड सप्लाई कम होगी। तो ब्रिटिशर्स का इसमें फ़ायदा हो रहा था। तो एग्रीकल्चर उन्होंने प्रॉपर पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया था। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया, जिसमें पहले बहुत अलग अलग कंट्रीज़ में हमारे गुड्स जाया करते थे, जो हम हाथ से बनाते थे। मेनली लोग वो महंगे होते थे और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, तो वो वर्ल्ड फेमस होते थे। हैंडीक्राफ्ट्स हमारे यहाँ के वर्ल्ड फेमस होते थे। लेकिन जो गुड्स ब्रिटिशर्स बनाकर अपनी फैक्ट्रीज़ में लोकली बनाकर इंडिया लाते थे, वो इंडियन ज़्यादा खरीदते थे, क्योंकि वो चीप कॉस्ट में, सस्ते रेट्स में उनको मिल जाता था। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स का इसमें फ़ायदा होता था और इंडियन कंपनीज़ का फ़ायदा नहीं हो पाता था। तो इस तरह से ऑल्सो 50% जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ करता था, हमारी कंट्री से जो जाता था वो ब्रिटिशर्स के पास जाता था। ब्रिटिशर्स मेनली रॉ मटेरियल्स वगैरह जो भी होते थे इंडिया से लेते थे, और बाकी बचा कुछ जो होता था थोड़ी बहुत कंट्रीज़ में जाया करता था। सो इस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमारे एक्सप्लॉइट किया गया। फॉरेन सेक्टर में हमारा रूल, फॉरेन ट्रेड में हमारा रूल बनाया गया कि और किसी भी जगह पर और किसी भी कंट्रीज़ में ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं जाएगा, ब्रिटिशर्स के पास ही जाना चाहिए। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है डेमोग्राफिक कंडीशंस का। सेंसस 1881 इन ब्रिटिश इंडिया में सबसे पहले 1881 में सेंसस हुआ था।
सेंसस हमारी पॉपुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए होता है कि हमारे पॉपुलेशन में कितनी बर्थ रेट है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, डेथ रेट कितनी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है, कि छोटे बच्चों की डेथ कितनी होती है। इस तरह की कैलकुलेशन सेंसस निकालता है। हर 10 साल में, जब फर्स्ट टाइम ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे सेंसस हुआ था, उसके बाद हर 10 साल में सेंसस कैलकुलेट किया जाता है आज भी। So before 1921, India faced first stage of demographic transition. First stage of demographic transition का मतलब है वो स्टेज जिसमें हमारा बर्थ रेट और हमारा डेथ रेट दोनों ज़्यादा होते हैं। बर्थ रेट हमारा ज़्यादा होता है तब होता है जब लिटरेसी रेट हमारी कम होती है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एस्टिमेशंस, जब हमारे लोग इलिटरेट ज़्यादा होते हैं तो ऐसे में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। और हमारे डेथ रेट जब ज़्यादा होते हैं जब मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ कम होती हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज जो थी 1921 में थी। उसके बाद हमारे यहाँ सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आई। सेकंड स्टेज से मतलब है जहाँ हमारे बर्थ रेट ज़्यादा हैं लेकिन हमारे डेथ रेट कम हो जाते हैं। डेथ रेट हमारे कम हो जाते हैं तब जब हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होने लग जाती हैं। उसके बाद हमारे एस्टिमेशंस आए कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट सिर्फ 16% था। यहाँ लिटरेसी रेट से एजुकेशन नहीं मतलब है, लिटरेसी रेट से मतलब है कि आप कोई भी एक लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं और उसको बोल सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। उसको हम हिंदी भी कह सकते हैं। अगर आपको सिर्फ हिंदी पढ़ना लिखनी आती है तो आपको लिटरेट कहा जाएगा। तो 16% लोग ऐसे थे जिन्हें पढ़ना लिखना आता था, उसके अलावा लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे। फीमेल में सिर्फ 7% था उस टाइम। The death rate or the mortality rates were very high, to 218 per 1000। जो छोटे बच्चों की डेथ होती थी 1000 में से 200 बच्चों की डेथ होना कंफर्म होती थी। और जो लाइफ एक्सपेक्टेशन थी, लाइफ एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि लोगों की एक एवरेज ज़िंदगी कितनी लंबी होती थी उस टाइम पर, तो दैट वाज 32 ईयर्स। एवरेज पर्सन इंडिया में उस टाइम पे 32 ईयर्स ही ज़िंदा रहता था। आफ्टर दैट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का टॉपिक आता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के कितनी परसेंट लोग किस फील्ड में काम करते हैं। सो बेसिकली एग्रीकल्चर में हमारे 70-75% जो हमारी मेजॉरिटी थी पॉपुलेशन की वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे। देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे 10% थे। उसके बाद सर्विस सेक्टर में हमारे 15 से 20% लोग थे। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा टॉपिक। इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारा मतलब है कि हमारे यहाँ पे बिल्डिंग्स, रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन ये सब कैसा था। बेसिकली हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं था। जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उन्होंने रेलवेज़ बनाए, पोर्ट्स बनाए, उन्होंने रोड्स बनाए, सिर्फ वो सब चीज़ें बनाई जिनकी उनको ज़रूरत थी। ब्रिटिशर्स को यहाँ से रॉ मटेरियल अपनी कंपनीज़ के लिए लेके जाना होता था, तो ले जाने के लिए उनको किसी न किसी रेलवे की ज़रूरत है, उनको किसी भी पोर्ट्स की ज़रूरत है, उनको बड़ी बड़ी शिप्स की ज़रूरत है। तो जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत अपनी लगी वहाँ वहाँ उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन करवाया। सो रेलवे की स्टार्टिंग ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर ही हुई थी। तो उस यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हम जो 16 क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम उनको क्विक डिस्कशन करेंगे एंड देन विल बी डन।